नमस्कार, आप देख रहे हैं कल की तैयारी। मैं हूं आपके साथ कविता थपलियाल। शो की शुरुआत करेंगे और सबसे पहले बात करेंगे बाजार में आज हुए एक्शन की, कहां पर हमने किस तरह का कारोबार देखा है। तो आज हमारे साथ डिम्पी कालरा है, तमाम बाजार का एक्शन लेकर मौजूद है। डिम्पी बताएं, एक बार फिर से हमने देखा कि निफ्टी सेंसेक्स रिकॉर्ड ऊंचाई पर बंद हुए हैं और निफ्टी बैंक की बात करें तो पहली बार 38,500 के पार क्लोजिंग हुई है। ओवरऑल कारोबार कैसे हुआ बाजार में, बताएं। बिल्कुल, आज मार्केट के अंदर सुबह क्योंकि ग्लोबल मार्केट्स कमज़ोर थे तो हमने हल्के सपाट ही कारोबार के साथ शुरुआत की थी और पहले आईटी का प्रेशर मार्केट पर आया और उसने दबाव बनाया, लेकिन दोपहर होते होते आईटी और बैंक दोनों ने कंबाइन एफर्ट्स दिखाए बाजार को रिकवरी के लिए और निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों ही बकायदा हरे निशान में जाके बंद हुए हैं। एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है आज ये है कि आज दिन भर बाजार एक दायरे में रहा। रिकॉर्ड स्तरों पर हमने फिर से क्लोजिंग आती हुई देखी है निफ्टी की और बैंक निफ्टी की। आज अगर सेक्टर के हिसाब से देखें या फिर और खबरों के हिसाब से देखें तो आईटी को छोड़ के ज़्यादातर सेक्टरों का पार्टिसिपेशन था, वो चाहे वेटेज वाले हो या कंजम्पशन के हो या फिर बैंक्स के गुना हो। एक पॉइंट और थी, आज एक अच्छी खबर आई कि देश में बच्चों की वैक्सीनेशन को लेकर भी खबर आ चुकी है कि 2 से 18 साल के बच्चों को वैक्सीनेशन लगेगी और भारत बायोटेक की ही वो दवा होगी। टीसीएस के खराब नंबर की वजह से आईटी में थोड़ा प्रेशर आया था और साथ ही जीएम ब्रिवरीज के भी नंबर्स आ गए थे। इससे आज लिकर स्टॉक्स भी चले हैं। मैं एक एक करके आपके स्क्रीन पर सारी चीज़ें रखता हूं कि आज के निफ्टी के टॉप गेनर कौन से थे। आज टाइटन सबसे अच्छा चलने वाला शेयर बना और इसने 6% की मजबूती दिखाई। एसबीआई बैंकिंग में लीडर साबित था, ये लगातार 2 दिन से चल रहा है। हिंडाल्को और नाल्को दोनों ध्यान देने वाले शेयर हैं क्योंकि चाइना में एल्यूमिनियम के जो दाम है वो रिकॉर्ड स्तरों पर है और बाजार बंद होते होते खबर यह आई कि नाल्को के अंदर राकेश झुनझुनवाला ने करीब 1.25% से ज़्यादा की हिस्सेदारी को खरीदा है। अब आपको लूजर्स दिखाता हूँ। एचसीएल टेक सबसे ज़्यादा गिरने वाला शेयर बना, आईटी में से 3.5% की गिरावट इसमें से थी। हालांकि इसके अलावा कोल इंडिया के अंदर प्रॉफिट बुकिंग आई क्योंकि प्रधानमंत्री कार्यालय अब खुद नोटिस कर रहा है हर चीज़ को और कोयले के अंदर थोड़ा बहुत प्रॉफिट बुकिंग भी आज हमको दिखी। 200 के अहम लेवल से ये टूट गया। श्री सीमेंट, टेक महिंद्रा, कुछ एक और शेयर्स थे जो आज कमजोरी के साथ थे। आज मिड कैप गेनर्स की लिस्ट में अगर आप देखेंगे तो बैंकिंग, खासकर मझोले बैंक्स काफ़ी अच्छा पार्टिसिपेट कर रहे थे। उसमें कैनरा बैंक और इंडियन बैंक है। इंडियन बैंक के अंदर जो बढ़त है वो आज करीब 10% की थी और कैनरा बैंक जो कि F&O बैन में है, आज उसके अंदर फिर से मजबूती आई है। एडोरेंस टेक्नोलॉजी और सरकारी कंपनी भेल जिसकी विनिवेश को लेकर बातचीत फिर से बाजार में बहुत तेज़ है, ये शेयर भी चले हैं। मिड कैप में आज धानी सर्विसेज, जेएसडब्ल्यू एनर्जी, प्रेस्टीज एस्टेट जैसे शेयर्स ये आज कमज़ोर बंद हुए हैं। सेक्टर के हिसाब से एफएमसीजी आज ठीक था, रेडिको खैतान और मैरिको जैसे शेयर्स ने अच्छी बढ़त दिखाई। मेटल्स में वेदांता ने लीड किया, रियल एस्टेट में गोदरेज प्रॉपर्टीज़ ने और निफ्टी बैंक में फेडरल बैंक ने आज लीड किया है। ये कुछ एक आज के सेक्टर्स थे जो आपको चलते हुए दिखे हैं। चलिए, शुक्रिया डिम्पी तमाम मार्केट राउंड अप के लिए। लेकिन चलिए, वक्त हो गया हमारे आज के मेहमानों से आपको मिलाने का। आज हमारे साथ sharmilajoshi.com की शर्मिला जोशी हैं और साथ ही हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं सेंट्रम ब्रोकिंग के नीलेश जैन। आप दोनों का ही स्वागत है। शर्मिला, आपके पास आऊँगी सबसे पहले। जिस तरह से हमने बाजार की क्लोजिंग देखी है रिकॉर्ड ऊंचाई स्तर पर, खासतौर से निफ्टी बैंक का अच्छा खासा प्रदर्शन, क्या कहेंगी आप, किस तरह का मूड सेट करता हुआ दिखाई दे रहा है बाजार? बिल्कुल, आई थिंक कि कल हमने देखा था कि 18,000 पर गया था, फिर उसके बाद उसे नीचे बंद हुआ। सो आई थिंक आज का जो मार्केट था, इट इज वेरी सैटिस्फाइंग क्योंकि फिर से हम एक अपवर्ड ट्रेंड में दिखाई दिए गए। सो दिस विल ओनली बिल्ड कॉन्फिडेंस कि मार्केट में यहाँ से भी ऊपर जाने के लिए रूम है। इफ वी कैन क्रॉस 18,000 एंड मूव टू 18,100, दैट काइंड ऑफ लेवल, तो वो और कॉन्फिडेंस बढ़ेगा एंड मार्केट सीम्स टू बी गिविंग इंडिकेशन कि वो उस तरफ बढ़ रहा है। तो आई थिंक ऑल इन ऑल आज के मार्केट जो रेंज बाउंड हम कहते हैं, लेकिन गिवन द फैक्ट कि हम एकदम ऑल टाइम हाईज पर है, आई वुड थिंक दैट आज का मार्केट एकदम एक कॉन्फिडेंस मेकिंग टाइप ऑफ मार्केट था एंड आई वुड रियली लुक कि इस महीने में और किस तरह के गेन्स हम हाउ वी बिल्ड ऑन दीज गेन्स। और मेरा ये अनुमान है कि जैसे नतीजे आएंगे और हम पाएंगे कि एक आध दूसरा सेक्टर छोड़ के काफी अच्छे नतीजे होंगे, तब we will really see market building on buying into those stocks and moving higher. बिल्कुल सही कहा आपने। एक तो नतीजों के स्पेसिफिक एक्शन होगा और उसके अलावा यहाँ पर आप जो शेयर रेकमेंड करेंगी उसके चलते एक सिलेक्टिव रिकमेंडेशन और बाइंग का भी चलन हम बाजार में आते हुए देखेंगे। लेकिन बहरहाल नीलेश जैन क्या मेरे साथ जुड़े हुए हैं फोन लाइन पर? नीलेश, हाय, गुड इवनिंग। बताएं बैंक निफ्टी को लेकर क्या लेवल्स देखते हैं अभी आप?
गुड इवनिंग। देखिए, बाजार में बहुत ही शानदार मोमेंटम हमने दिखा और जिस हिसाब से बैंक निफ्टी एक आउट परफॉर्मेंस दिखा रहा है, मेरा ये मानना है कि बैंक निफ्टी में हम आने वाले समय में 39,000 तक के लेवल देख सकते हैं। 38,600 एक इमीडिएट हर्डल होगा। 38,600 का लेवल जैसे ही पार होगा, हमें 39,000 तक के लेवल देखने को मिलेंगे। ओवरऑल बैंकिंग सेक्टर पे फोकस होना चाहिए। आज के सेशन में भी अगर हम देखें तो फाइनेंशियल्स में काफी अच्छा मोमेंटम बना हुआ था। तो गोइंग फॉरवर्ड दिग्गज कंपनियों में जिस हिसाब से मोमेंटम बन रहा है, आईसीआईसीआई बैंक, एक्सिस बैंक एंड कोटक महिंद्रा बैंक, ये 3 प्रीफर्ड बेट होगी प्राइवेट सेक्टर बैंकिंग स्पेस से। और पीएसयू बैंकिंग स्पेस में आज के सेशन में एक लीडरशिप आती हुई दिखी, जिसमें कैनरा बैंक एक आउट परफॉर्मर था। उसके साथ साथ इंडियन बैंक बहुत ही शानदार ब्रेकआउट के चलते वहां पे मोमेंटम हमें बनता हुआ देखने को मिला। तो पीएसयू बैंकिंग स्पेस भी फोकस में होगा। उसमें प्रीफर्ड बेट अब इन लेवलों पर होगी एसबीआई पे, जहां पे हम 500 के शॉर्ट टर्म के लिहाज से टारगेट देख रहे हैं और 520 के पोजीशन के लिहाज से टारगेट देख रहे हैं। ऑलराइट, चलिए आप हमारे साथ बने रहें, लेकिन हम आगे बढ़ते हैं और शर्मिला शायद आपके पास मैं आऊंगी टेक को लेकर आईआईपी और सीपीआई के आंकड़ों पर। लेकिन बताएं दर्शकों को कि इकोनॉमी के मोर्चे पर आज एक बड़ी खबर आई है। सितंबर महीने में रिटेल महंगाई की अगर हम बात करें तो यहाँ साफ तौर से गिरावट दर्ज होती हुई दिखाई दे रही है और सितंबर महीने के सीपीआई आंकड़े जो है ना वो 5.30% से गिरकर 4.35% पर आ गया है। और आईआईपी की बात करें तो अगस्त महीने के जो आंकड़े हैं वो खुश करने वाले दिखाई दे रहे हैं। लगभग 11.5% से बढ़कर 11.9% पर यह आंकड़ा आईआईपी का आता हुआ हमें दिखाई दिया है। बताएं शर्मिला, आपका फर्स्ट रिएक्शन। आई थिंक इन्फ्लेशन के नंबर को लेकर बहुत ज्यादा खुश होना नहीं चाहिए, क्योंकि हमने देखा है कि पिछले 1-2 हफ्तों में जिस तरह से क्रूड के दाम बढ़े हैं उसका आगे चलकर इम्पैक्ट हो सकता है, खास करके जो फूड बास्केट है उसके ऊपर। सो इट्स वेरी गुड कि हमने गिरावट देखी है, लेकिन ये मान के नहीं चलना चाहिए कि इसी तरह की गिरावट आगे भी बनी रहेगी। कमिंग टू आईआईपी, आई थिंक दैट गिव्स मोर सैटिस्फैक्शन, क्योंकि ये हमें सबको दिख ही रहा है कि किस तरह से इकोनॉमी फिर से ओपन अप हो रही है। और जैसे बम्बई में स्कूल्स भी सीनियर स्टूडेंट्स के लिए खुल गए, तो थिंग्स आर स्लोली गेटिंग बैक टू नॉर्मल। For me, school opening is definitely a very, very positive sign, क्योंकि इसका मतलब ये है कि really things are getting back to normal if हम सोचते हैं कि बच्चों को स्कूल भेज सकते हैं। So I think that IIP number is very satisfying, but inflation not, I mean it's a good number, लेकिन जैसे कि मैंने कहा क्योंकि क्रूड की कीमतें बढ़ी है, वो एक कंसर्न है, वो बना रहेगा। अच्छा, आईआईपी में कौन सा आंकड़ा आपको वैसे खुश करने वाला है, या आगे चल के कौन से कंसर्निंग पॉइंट्स हो सकते हैं जो इसको डैम्पन कर सकते हैं? फॉर आईआईपी जी, for IIP, actually, more than anything, it is the rising cost of fuels, actually. क्योंकि जिस तरह से whether it is natural gas, whether it's coal, whether it is obviously diesel, petrol, तो इसके दाम जिस तरह से बढ़े हैं, it will affect industry। और जिस तरह से पावर शॉर्टेज की बात हो रही है, अगर उस वजह से इंडस्ट्री बंद हो गई तो इट विल बी रियली अ डैम्पनर, क्योंकि अभी तो सब चीजें खुली थी और इस वजह से अगर थोड़ा भी लोगों को अगर बंद करना पड़े तो दैट कुड बी अ डैम्पनर गोइंग अहेड। बट अदर देन दैट, आई थिंक रियली स्पीकिंग, अगर वो सिचुएशन सॉर्ट आउट हो जाती है पावर शॉर्टेज की, देन आई थिंक वी आर ऑन अ गुड ट्रैक। ऑलराइट, चलिए आगे बढ़ते हैं और कुछ अहम ट्रिगर्स के लिहाज से हम बात करना चाहेंगे आईटी नतीजों की। टीसीएस के बाद कल आईटी सेक्टर की 2 दिग्गज कंपनियां इन्फोसिस और विप्रो के तिमाही नतीजे यहां पर आएंगे। तो बताएं, यहां पर हमारे साथ आईटी शेयरों में काफ़ी हलचल इसी की वजह से हमें दिखाई दे रही है, लेकिन पोल और एनालिसिस क्या कहता है ये जानेंगे हमारे सहयोगी से। सबसे पहले बात दिग्गज आईटी कंपनी इन्फोसिस की और कैसे रह सकते हैं नतीजे। शरद दुबे हमारे साथ जुड़ गए हैं। शरद, बताएं आपका विश्लेषण क्या कहता है? इन्फोसिस के दूसरे तिमाही के नतीजे आने वाले हैं और ओवरऑल एक्सपेक्टेशन से डॉलर रेवेन्यू ग्रोथ का ऑलमोस्ट 5.7% का ग्रोथ आएगा, जो ऑलमोस्ट $3,996 मिलियन का आएगा। रेवेन्यू में भी ऑलमोस्ट लगभग उतने ही ग्रोथ एक्सपेक्टेशंस है, लेकिन मार्जिन्स का जो एक पोर्शन है उस पे हमारी नज़र बनी रहेगी। मार्जिन्स का अनुमान है कि 100 बेसिस पॉइंट से लगभग कम मार्जिन्स आएगा, जो 22.6% का ऑपरेटिंग मार्जिन्स पे आएगा।
मार्जिन्स पे जो है इम्पैक्ट पे उस पर हम लोग फोकस रखेंगे और नेट प्रॉफिट जो रहेगी लगभग 2% आपका एक्सपेक्टेशन है 5,294 करोड़ रुपीज़ के लिए। एक्सपेक्टेशंस के बारे में बात कर ले तो डील रैंप अप्स वो जो रहेगी अपनी रिकॉर्ड हाइस पे रहेगी और ओवरऑल जो है कैश फ्लो जनरेशन जो बोलते हैं वो डील्स के कारण एक अच्छी देखने को मिल सकती है। रेवेन्यू ग्रोथ अगर कांस्टेंट करेंसी टर्म्स के बारे में बात करें तो वो जो है 6.5% क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे बढ़ेगी और एक पॉजिटिव मूवमेंट भी देखने मिल सकती है इस रेवेन्यू ग्रोथ के लिए जो डालमर डील है उसके कारण बढ़ेगी। मार्जिन्स में जो है कॉन्ट्रैक्शन होगा 110 बेसिस पॉइंट्स का और इसके दो रीज़न होंगे। सबसे पहला होगा जो वेज हाइक्स हो रही है जो कंपनी कर रही है वो रहेगा और दूसरी बात है जो ट्रांजिशन कॉस्ट होती है जो डालमर की बड़ी डील हुई है उसके खर्चे के जो है प्रेशर भी जो है आपके मार्जिन्स में दिखने वाले हैं। कंपनी जो कह रही है कि जो डील विन है वो रोबस्ट रहेंगे और अगले 2-3 क्वार्टर में भी जो डील्स है स्ट्रॉन्ग रहेंगे। कंपनी जो है गाइडेंस भी देती है और वो एक्सपेक्टेशंस है स्ट्रीट का कि जो रेवेन्यू ग्रोथ का गाइडेंस है उसे बढ़ाया जाए जो अभी जो ग्रोथ बैंड है 16 से लेकर 18% तक, लेकिन मार्जिन में कोई गाइडेंस नहीं बढ़ाया जाएगा और वो जो है ऑलमोस्ट सपाट रहेगा ऑलमोस्ट 22 to 24% जो उसका कंपनी की एवरेज गाइडेंस पे रहती है। और इन्वेस्टर की फोकस रहेगी ओवरऑल जो है डिमांड आउटलुक पे कि क्या आगे कमेंट्री होने वाली है। तो ये एक्सपेक्टेशन है इन्फोसिस के दूसरे तिमाही के नतीजे के लिए। राइट, हमारे साथ आप बने रहे हैं शरद, लेकिन शर्मिला आपके पास में आऊंगी। एक तरफ नई डील्स की ग्रोथ होती हुई हम देखेंगे, दूसरी तरफ मार्जिन्स में गिरावट के भी आसार यहां पर जताए जा रहे हैं। ये बताएं यहां पर किस तरह का विश्लेषण आप कर रही हैं। मार्जिन गाइडेंस भी 22 से 24% के बीच रहने की उम्मीद है, क्या कहना है आपका? I think first of all, जैसे कि शरद कह रहे थे कि इन्फोसिस गाइडेंस देता है। Why is it important? क्योंकि इस गाइडेंस नहीं देता है। The next big number that we are seeing from the IT package जो गाइडेंस देता है वो एक तरह से ना टोन सेट करता है पूरे IT सेक्टर के लिए। So this becomes important not just for Infosys, लेकिन ये फिर अनुमान लगाएंगे कि बाकी के IT कंपनीज का इसी तरह का रुझान रहेगा, इससे बेहतर हो सकता है, लेकिन इससे कम तो नहीं होना चाहिए जिस तरह का गाइडेंस और मार्जिन एक्सपेक्टेशन इन्फोसिस देती है। दूसरी चीज आई थिंक विच इज वेरी इंपॉर्टेंट टू वॉच फॉर इन द नंबर्स इज कि हम देख ही रहे कि पिछले 1-8 साल से कि जो ब्रेकअप है रेवेन्यू का जो ब्रेकअप है और किस तरह का कौन सा वर्टिकल कितना कंट्रीब्यूशन कर रहा है, और हम देख रहे हैं कि क्लाउड और इंटरनेट ऑफ थिंग्स और इस तरह के जो नए बिजनेसेस है दे आर बिगिनिंग टू कंट्रीब्यूट मोर एंड मोर एज कंपेयर टू सम ऑफ द अर्लियर ओल्डर वर्टिकल्स। तो वो जो ब्रेकअप रहेगा दैट विल बी वेरी इंटरेस्टिंग टू सी, क्योंकि उससे हम अनुमान लगा सकेंगे कि आगे चलकर कितनी रेलेवेंट ये आईटी कंपनी रहेगी in the current environment. So I think without doubt it's a very important number to watch. और yes, I think जो margin का थोड़ा बहुत नीचे होना is expected क्योंकि वो wage hikes वगैरह का normalization होता है. But other than that, the real focus will be on deal wins. किस तरह का breakup रहता है और किस तरह का what kind of guidance they give for the coming quarter. Alright, नीलेश आपका क्या take है? वेल देखिए आईटी सेक्टर शॉर्ट टर्म के लिहाज से मेरा ये मानना है कि जिस हिसाब से हमने कल के सेशन में गैप डाउन ओपनिंग देखी थी तो टीसीएस इन्फोसिस यहाँ पे दिग्गज कंपनियों में थोड़ा बहुत साइडवेज कंसोलिडेशन हम देख सकते हैं। अगर लॉन्ग टर्म के लिहाज से देखना है तो यहाँ पे डेफिनेटली एक्यूमुलेट किया जा सकता है, बट शॉर्ट टर्म के लिहाज से फोकस करना चाहिए दूसरे सेक्टर पे। फॉर द टाइम बिंग आईटी को अवॉइड करने की सलाह होगी, उससे बेटर हम ओवरवेट है मेटल्स पे तो वहाँ पे फोकस करना चाहिए आईटी जब तक सारी कंपनियों के नतीजे नहीं आ जाते। और मेरा ही मानना है कुछ चुनिंदा मिड कैप एंड स्मॉल कैप आईटी कंपनीज है वहाँ पे बेटर परफॉर्मेंस की उम्मीद हम कर सकते हैं, तो वहीं पे फोकस करना चाहिए। ऑलराइट, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इन्फोसिस के बाद बात करेंगे विप्रो की और शरद दुबे हमारे साथ जुड़े हुए हैं। शरद बताएं आपका विश्लेषण क्या कहता है विप्रो के नतीजों को लेकर? विप्रो के दूसरे तिमाही नतीजे भी आने का एक्सपेक्टेशंस है और सबसे पहले बता दूं कि तीनों आईटी स्टॉक्स में सबसे ज़्यादा रेवेन्यू ग्रोथ एक्सपेक्टेशंस रहेगा। विप्रो का 7% डॉलर रेवेन्यू का ग्रोथ है, ग्रॉस रेवेन्यूज में भी ऑलमोस्ट 6% का ग्रोथ का अनुमान है, लेकिन जो ऑपरेशनल नंबर्स हैं और नेट प्रॉफिट है उनमें जो है एक टाइप से डाउन टिक देखने को मिल सकता है। एबिट जो है एक्सपेक्टेशन से 11% गिरेगा और जो मार्जिन्स में दबाव देखने को मिलेगा वो ऑलमोस्ट 100 बेसिस पॉइंट से ज़्यादा होगा। 16.55% पे एबिट मार्जिन्स का एक्सपेक्टेशन है। नेट प्रॉफिट में भी और लगभग 12% का गिराव एक्सपेक्ट कर सकता है। तो क्या एक्सपेक्टेशंस ओवरऑल रहेंगी? ऑफकोर्स जो डॉलर रेवेन्यू की जो गाइडेंस उन्होंने दी थी दूसरे तिमाही के लिए वो जो है एक्सीड करने का एक्सपेक्टेशन है। 5 to 7% लास्ट क्वार्टर में दिया गया था विप्रो का गाइडेंस दूसरे तिमाही के लिए। तो ऑफकोर्स
जो आपकी स्ट्रीट की एक्सपेक्टेशंस है कि ये जो बैंड है उससे बेहतरीन परफॉर्मेंस देखने मिले टॉप लाइन नंबर्स में। और जो रेवेन्यू ग्रोथ का जो एक्सपेक्टेशंस है ये दो कारण के होंगे। एक होंगे आपके डील्स हो रहे हैं, जो सबसे पहले मेट्रो डील और जो कैप्को का जो डील है वो इंटीग्रेट हुए कंपनी में, उसके कारण जो है एक अच्छा पॉजिटिव मोमेंटम दिखने मिलेगा स्टॉक्स के लिए। और जो FY22 उसका एबिट मार्जिन गाइडेंस जो कंपनी ने कहा है वो है 17 से लेके 17.5% तक, तो उस पर जो है मैनेजमेंट कमेंट्री रहेगी कि वो घटाते हैं कि नहीं। हालांकि प्रेशर तो वही रहेगी कि जो है एक्सपेक्टेशन रहेगी कि वो मार्जिन गाइडेंस मैनेजमेंट घटा दे। उसके अलावा जो है ओवरऑल मार्जिन्स में जो इम्पैक्ट पड़ेगा वो 125 बेसिस पॉइंट्स का इम्पैक्ट पड़ेगा, वेज हाइक के कारण होगा और आपके कैप्को इंटीग्रेशन के कारण होगा। और ये जो 1 महीने की जो वेज हाइक हुई है तो वो जो रहेगी ओवरऑल इम्पैक्ट देखने को मिलेगा मार्जिन्स को लेके। और क्रॉस करेंसी जो ट्रांजैक्शंस हुई है और वॉलेटिलिटी देखने मिली है उसमें भी मार्जिन्स का इम्पैक्ट पड़ेगा। तो ओवरऑल जो है विप्रो में जो है टॉप लाइन ग्रोथ अच्छी देखने को एक्सपेक्टेशंस है, लेकिन मार्जिन्स में मार पड़ सकता है और उसके कारण जो है गाइडेंस भी गिर सकता है। तो ये एक्सपेक्टेशंस है आपको विप्रो के दूसरी तिमाही के नतीजे के लिए। शरद, तमाम डिटेल्स हमें देने के लिए। और मैं नीलेश के पास जाऊंगी अभी इस बारे में। सबसे पहले तो आपका एनालिसिस क्या कहता है? आपको लगता है यहाँ मार्जिन पे प्रेशर दिखाई देगा? एबिट मार्जिन लगभग 16.55% आने का अनुमान है। वेल देखिए, मैं फंडामेंटल पे तो इतना अनुमान नहीं बता पाऊंगा। टेक्निकली अगर हम देखें तो विप्रो कंपेयर टू अदर आईटी स्टॉक्स बेटर परफॉर्म कर रहा है, जिस हिसाब से एक बेस फॉर्मेशन हुआ है 630 के आसपास। तो यहाँ पे मेरा ही मानना है कि यहाँ एक उछाल की संभावना नजर आती है। 680 टू 700 तक का मूव हमें देखने को मिल सकता है। थोड़ा सा पॉजिटिव यहाँ पे रह सकते हैं विप्रो में कंपेयर टू इन्फोसिस। और जिस हिसाब से इंडिकेटर्स पे एक बाय क्रॉसओवर हमें देखने को मिल रहा है, तो ओवरऑल मोमेंटम जो है विप्रो में पॉजिटिव होने के ज्यादा नजर आते हैं। ऑलराइट, शर्मिला क्या मेरे साथ जुड़ी हुई हैं? शर्मिला, yes. विप्रो के नतीजों पर आपकी एनालिसिस और आपका फोकस पॉइंट क्या रहेगा? और आपको लगता है कि इन्फोसिस से बेहतर यहाँ पर नतीजे हो सकते हैं? नहीं, आई डोंट थिंक सो। एंड वेरी ऑनेस्टली विप्रो के साथ यही दिक्कत है, दो दिक्कतें हैं वेरी ऑनेस्टली। एक तो जिस तरह से हम देखते हैं रिजल्ट्स टेंड टू बी लिटिल चॉपी है। एक क्वार्टर में अच्छे रहेंगे, दूसरे क्वार्टर में थोड़े खराब रहेंगे। और गिवन द साइज ऑफ द कंपनी, यानी अगर आप TCS देखें, इन्फोसिस देखें, तो उनकी एक एक्सपेक्टेशन रहती है कि इस रेंज में रहेंगे नतीजे। लेकिन विप्रो समटाइम्स डजंट फॉलो दैट, और कभी कभी बहुत अच्छे आते हैं तो थोड़े लंपी रहते हैं उनके नतीजे। दूसरी चीज ये है कि इट इज द प्रोमोटर कॉन्सेंट्रेशन इज वेरी हाई इन विप्रो। इस वजह से स्ट्रीट का भी थोड़ा कम ध्यान रहता है विप्रो की नतीजों पर। सो वेरी ऑनेस्टली फॉर मी, यानी अगर आप मेरा प्रेफरेंस पूछेंगे अभी के समय में, तो इट इज एक्चुअली HCLTech, TCS, इन्फोसिस, इन दैट ऑर्डर। सो यस, विप्रो नंबर्स नीड टू बी वॉच, लेकिन मेरी राय में इन्फोसिस की तरफ ज्यादा ध्यान देना चाहिए। ऑलराइट, लगे हाथों IMF का वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक भी आया हुआ है। शर्मिला, मैं चाहती हूँ कि आप इसके ऊपर भी अपनी राय रखें। तो जो कुछ डिटेल्स आई हैं मैं आपको पढ़कर बताती हूँ। भारत के लिए उन्होंने कहा है कि ग्रोथ फोरकास्ट 9.5 फॉर 2021 और 8.5% फॉर 2022 है। जहाँ तक इन्फ्लेशन की बात है तो ये कह रहे हैं इन्फ्लेशन रिस्क का स्क्यूड टू दी अपसाइड, और साथ ही महंगाई दर जो है वो प्री पैंडमिक लेवल्स तक जाती हुई दिखाई दे रही है इनको 2022 के मिड में। और जिस तरह से महंगाई बढ़ रही है और इजाफा इसमें और होता हुआ दिखाई देगा, फूड प्राइसेस, ऑयल प्राइसेस, एक्सचेंज रेट डेप्रिसिएशन, जिसकी वजह से इंपोर्ट पर ज़्यादा इम्पैक्ट इनको पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। और इनके मुताबिक सेंट्रल बैंक्स को तुरंत एक्ट करना चाहिए क्योंकि महंगाई का तेज़ी से बढ़ने का खतरा साफ तौर से जताया जा रहा है। क्या कहना चाहेंगी आप? बिल्कुल, आई थिंक कि इसमें पॉजिटिव टेक अवे यही है कि अभी उन्होंने कोई जो उनके जो एक्सपेक्टेशंस है वो डाउनवर्ड नहीं रिवाइज किए, वेदर इट इज ग्लोबल और वेदर इन द इंडियन कॉन्टेक्स्ट। लेकिन ये बात अपने में बहुत ही उन्होंने सही कही है कि सेंट्रल बैंक्स हैव टू टेक एक्शन, क्योंकि हम देख रहे हैं कि ग्लोबल पिक्चर काफी बिगड़ गया है। जिस तरह से चीजें चाइना से बाहर निकली है, फर्स्ट विद दैट एवरग्रांड इशू, नाउ विद द पावर इशू, और उसका जो इफेक्ट पूरे अक्रॉस द ग्लोब हमने देखा है। रिस्क ऑफ ट्रेड, जिस तरह से इन्फ्लेशन की बातें हुई है इवन इन द US एक्सेट्रा, तो डेफिनेटली आई थिंक ये समय है कि they also had some issue with debt etc. So it's obviously I think central banks को
the sooner they take action, the better. लेकिन जैसे मैंने कहा कि I think the positive takeaway is कि वो ऐसे अभी तक उन्होंने कोई downward revision नहीं किया है. Given the fact that oil has gone up so much और natural gas के prices इतने बढ़ गए हैं, etc. और they're expecting things to normalize by second half of 2022 और they अभी तक उन्होंने सिर्फ एक ही चीज कही है कि सेंट्रल बैंक should take action. So I would actually be quite positive about the fact कि उन्होंने कोई downward revision नहीं किया है. ग्लोबल आउटलुक की जहां तक बात है उसका अनुमान 6% से घटाकर 5.9% किया है, ये कितना बड़ा कंसर्निंग पॉइंट होगा आपके लिए? I think it's a given, as I said, because of जिस तरह से चीजें बदली है पिछले 1-1.5 महीने में, it's a given. लेकिन in the Indian context, I think अगर उन्होंने वही नंबर रखा है तो I think it's a good sign. चलिए आगे बढ़ेंगे और दर्शकों को बता दें कि कुछ ही देर में हम शर्मिला और नीलेश के सुपर शेयर्स भी लेके आएंगे आज के लिए, लेकिन उससे पहले कुछ अहम बातें जो बताना चाहेंगे दर्शकों को। कारोबारी माहौल में जिस तरह की रिकवरी दिखाई दे रही है, क्या ये टिकाऊ है और ग्राउंड पर क्या है हालात, इस पर हमने बातचीत की है IIFL ग्रुप के चेयरमैन निर्मल जैन से। आइए आपको ये बातचीत के अंश सुनाते हैं। इससे पहले मैं आपसे एक बिजनेस पर्सन की तरफ से देश पे आपका क्या नजरिया बन रहा है, इकोनॉमी का क्या हाल आपको लग रहा है? आप एनबीएफसी के बिजनेस में आजकल काफी टाइम स्पेंड करते हैं, ऑन ग्राउंड डिमांड कैसी लग रही है आपको, आपका क्या थॉट्स है? बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत बधाइयाँ और शुभकामनाएं नई चैनल के लिए। और इस समय इकोनॉमी और बिजनेस का जो माहौल है और जो हाल मुझे दिख रहा है वो बहुत ही ऑप्टिमिस्टिक है। जो हालात हैं बहुत तेजी से सुधर रहे हैं और जो पिछले 1.5 साल से कोविड की वजह से एक तरह से बिजनेसेस थोड़े आधे बंद हो गए थे, कुछ अपनी पूरी क्षमता पर नहीं चल रहे थे, अब वो काफ़ी तेज़ी से एक्चुअली बहुत जगह पर तो हम देख रहे हैं कि पेंट अप डिमांड है, तो एक बूम जैसा एनवायरनमेंट है। अभी भी हो सकता है कि छोटी मोटी थोड़ी सी चीज़ें इम्पैक्टेड हो, पर ब्रॉडली मैं देख रहा हूँ कि इकोनॉमी में काफ़ी पॉजिटिव और एक मैं कहूँगा कि ऑप्टिमिज्म और एक उत्साह का माहौल है। निर्मल जी, आपने पिछले कई दशकों में इनफैक्ट करीब 25-30 साल से आपने काफी बिजनेस साइकिल्स देखे हैं। इस समय जो हमारी इकोनॉमी का हाल है, जो बिजनेस कॉर्पोरेट इंडिया का फीडबैक है आपके ग्रुप में, आपके खुद की कंपनी में, विदेशी निवेशकों का जो रुझान बन रहा है, इनफैक्ट डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स की तो एकदम बाढ़ जैसी आ गई है, चाहे वो फोलियो देखें, चाहे वो डीमैट अकाउंट्स देखें। ये साइकिल जो है, जो बिजनेस साइकिल टर्न हो रहा है, ये आपको कितना ड्यूरेबल लगता है? क्योंकि आपने बहुत तेजी मंदी और आपने काफी बिजनेस साइकिल्स देखे हैं इंडियन इकोनॉमी में। सो बिजनेस साइकिल और स्टॉक मार्केट के साइकिल को हमें अलग अलग रखना चाहिए और उन्हें अलग अलग उनका एक अलग अलग दृष्टिकोण होगा देखने का। क्योंकि क्या होता है, स्टॉक मार्केट के साइकिल कभी बिजनेस साइकिल से आगे चलते हैं, तो जिस समय बिजनेस साइकिल नहीं सुधरे पर स्टॉक मार्केट आगे का देखकर उसे तुरंत उसमें इम्पैक्ट आ जाता है। पर जहां तक बिजनेस साइकिल का सवाल है, मैं समझता हूँ अभी भी सुधरना, मतलब उसमें तेजी का जो माहौल अभी शुरू हुआ है, तो कुछ समय तक चलेगा। और इसमें अगर आप देखो, कंजम्पशन डिमांड बढ़ रही है और पहली बार बहुत सालों बाद हम लोग देख रहे हैं कि कम से कम एक नए इन्वेस्टमेंट जो प्राइवेट सेक्टर की तरफ से पहले नहीं दिख रहा था, वो अब कुछ दिखने लगा है और काफी प्राइवेट सेक्टर अब बड़े कैपेक्स की। चलिए यहाँ पर आगे बढ़ेंगे और रुक करेंगे सुपर शेयर्स की रिकमेंडेशंस की ओर। तो सबसे पहले शर्मिला, आपके पास आऊंगी। लॉन्ग टर्म के लिए किस शेयर में दाव लगाने की सलाह दे रही हैं आज? अभी थोड़ी देर पहले न्यूज आई थी कि TPG ग्रुप इज इन्वेस्टिंग इन देयर इलेक्ट्रिक व्हीकल वेंचर, और मेरे हिसाब से नॉट सिर्फ ये बात नहीं, लेकिन टाटा मोटर्स का जिस तरह से पोर्टफोलियो बढ़ा है, वेदर इट इज विद JLR, जैगुआर लैंड रोवर, और उसके साथ साथ उनका जो डोमेस्टिक पोर्टफोलियो भी है, जो नए उनके इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के लॉन्चेस भी है, सब ये चीज दर्शाते हैं कि उन्होंने अब काफी आगे के लिए उनका एक गेम प्लान है, जिस तरह के वो मॉडल्स इंट्रोड्यूस कर रहे थे पैसेंजर व्हीकल्स। तो मेरे हिसाब से ये एक लॉन्ग टर्म के हिसाब से एक अच्छा स्टॉक रहेगा, और मेरे हिसाब से करंट मार्केट प्राइस से भी एक हम 15-20% का अपसाइड देखेंगे। ऑलराइट, टाटा मोटर्स जहां पर आप लॉन्ग टर्म बाय की रिकमेंडेशन दे रही हैं। नीलेश, बताएं टेक्निकल चार्ट्स पे कौन सा अट्रैक्टिव शेयर है आपके मुताबिक?
बिल्कुल, देखिए 2 स्टॉक हमने चुने हैं शॉर्ट टर्म के लिहाज से। बैंकिंग सेक्टर में मोमेंटम है, जिस हिसाब से हमने आज भी मोमेंटम देखा, तो बैंकिंग में ही कुछ पिछड़े हुए स्टॉक है जहां पे अभी भी उस तरह का परफॉर्मेंस हमें देखने को नहीं मिला है। वो उसमें से एक बैंक है फेडरल बैंक। देखिए, इस पर्टिकुलर काउंटर में काफी समय से साइडवेज कंसोलिडेशन चला, ऊपरी स्तरों से अभी भी काफी करेक्टेड लेवल पे अवेलेबल है। इन लेवलों पर फेडरल बैंक में रिस्क एंड रिवॉर्ड काफी फेवरेबल है, जिस हिसाब से आज के सेशन में ब्रेकआउट आया था। 86 के स्टॉप लॉस से 92, 95 एंड 100 ये शॉर्ट टर्म टारगेट के लिहाज से फेडरल बैंक में खरीदारी की जा सकती है। दूसरा पिक हमने चुना है ऑटो पैक में से, जिस हिसाब से ऑटो में हमें एक बॉटमिंग आउट ऑफ प्रोसेस देखने को मिला। कुछ एक काउंटर जिसका अभी शर्मिला मैम भी जिक्र करी थी, टाटा मोटर्स, एक काफी अच्छा मोमेंटम हमने वहां पे देखा है। उसी तरह का मोमेंटम गोइंग फॉरवर्ड शॉर्ट टर्म के लिहाज से टीवीएस मोटर में हमें देखने को मिल सकता है। इसमें लगातार निचले स्तरों से एक हाई टॉप एंड हाई बॉटम फॉर्मेशन बन रहा है। टीवीएस मोटर में खरीदारी करने की सलाह होगी 561 की स्टॉप लॉस से 590, 600 के टारगेट्स के लिए। और राइट, टीवीएस मोटर फेडरल बैंक आपकी चॉइस है, जहां पर आप टीवीएस मोटर में 590 का टारगेट दे रहे हैं, फेडरल बैंक में आप 92 का टारगेट दे रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया इसी के साथ शर्मिला आपका, नीलेश आपका समय निकालकर आज शो पर जुड़ने के लिए, दर्शकों को अपनी राय देने के लिए और कल की तैयारी में मुझे भी इजाजत दें। लेकिन तमाम खबरों की अपडेट के लिए बने रही ET Now स्वदेश पर ही। नमस्कार।